तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने ना दुनिया भर के होटल उद्योग में एक तरह से हलचल मचा दी थी। ये कहानी है रितेश अग्रवाल की, वही जिन्होंने ओयो रूम्स नाम के एक सपने को देखते ही देखते एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। तो चलिए उनकी जबरदस्त यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इस सफर की शुरुआत किसी बड़े चमचमाते महानगर से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है भारत के ओडिशा के एक छोटे से शहर से। रितेश अग्रवाल का रास्ता आप कह सकते हैं बिल्कुल भी पारंपरिक नहीं था। उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और थियल फेलोशिप हासिल की। अब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये एक लाख डॉलर का ग्रांट था जिसने उन्हें अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टअप पर लगाने का मौका दिया। तो उनका जो शुरुआती आइडिया था ना, वो बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद दमदार था। आइडिया क्या था? बजट होटलों में जो एक बड़ी समस्या होती है ना कि क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता, बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एक सिंपल सा आइडिया था वो आखिर एक क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल में बदला कैसे। ओयो का जो जादुई जाल था ना, वो असल में 3 बहुत ही स्मार्ट स्टेप्स पर टिका था। पहला, नए होटल बनाने के बजाय जो पहले से मौजूद बजट होटल हैं उन्हीं के साथ पार्टनरशिप कर लो। दूसरा, इन पार्टनर्स को ब्रांड और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दो। और तीसरा, बस इसी मॉडल पर शहरों और देशों में तेजी से फैलते जाओ। और पता है, यही स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब हुई कि ओयो ने बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से तरक्की की और देखते ही देखते एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। अब देखिए, कई सालों तक तेजी से बस विस्तार विस्तार और विस्तार करने के बाद कंपनी का फोकस बदला। अब ध्यान था मुनाफे पर, और जो नतीजे आए वो सच में काफी शानदार थे। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वित्त वर्ष 2024-25 में ओयो ने 623 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। मतलब सोचिए, सालों के घाटे के बाद ये आंकड़ा कंपनी के लिए एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। और इतना ही नहीं, कंपनी की जो असली ऑपरेशनल ताकत है वो दिखती है उनके एडजस्टेड ईबीडीआ से, जो कि 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। अब आसान भाषा में समझे तो ईबीडीए ये बताता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से असल में कितना कैश कमा रही है, टैक्स और इंटरेस्ट जैसी चीजें हटाने से पहले। और अगर हम वित्त वर्ष 25 की पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो ग्रॉस बुकिंग वैल्यू और रेवेन्यू के जो आंकड़े हैं वो भी उतने ही जबरदस्त हैं। लेकिन ये ग्रोथ की कहानी यहां रुकने वाली नहीं है। कंपनी का अगला टारगेट तो और भी बड़ा है, अगले फिस्कल ईयर में अपने मुनाफे को लगभग दोगुना करने का। तो जाहिर है, कंपनी की ये जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो उसके लगातार बढ़ते ग्लोबल एम्पायर को और भी ताकत दे रही है। हाल ही में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उससे ओयो की वैल्यूएशन अरबों डॉलर में पहुंच गई है, मतलब करीब 4.6 बिलियन डॉलर्स। ये साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर पर कितना ज्यादा भरोसा है। और बात सिर्फ इन्वेस्टर्स की नहीं है, खुद रितेश अग्रवाल कंपनी में 550 करोड़ रुपए और लगा रहे हैं। मतलब वो अपने विजन पर डबल डाउन कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर करीब 32% हो जाएगी। ओयो का ये जो विस्तार है वो सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है। G6 हॉस्पिटैलिटी जैसी बड़ी कंपनी का अधिग्रहण ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। इसने ओयो को ग्लोबल स्टेज पर एक असली पावर हाउस के तौर पर स्थापित कर दिया। और इस सारी जबरदस्त सफलता का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि रितेश अग्रवाल की पर्सनल नेटवर्थ आज लगभग 1.9 बिलियन डॉलर्स है। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाहिर है ओयो में उनकी अपनी हिस्सेदारी से ही आता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से, इस जबरदस्त एम्बिशन और एग्जीक्यूशन की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ओयो की ये यात्रा हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है। पहली, कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहर का होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी, लीक से हटकर सोचना और रिस्क लेने की हिम्मत आपको एक ग्लोबल ब्रांड बना सकती है। और सबसे ज़रूरी, किसी बड़ी आम समस्या का एक सरल सा समाधान अक्सर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये कहानी एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि अगर कोई ऐसा कदम है जिसे कल उठाने की सोच रहे हैं तो शायद उसे आज ही उठा लेने का वक्त है।